नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। 1947 में अंग्रेजों ने भारत और पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए। आज 74 साल बाद भी भारत और पाकिस्तान के रिश्तों के बीच कड़वाहट है। 1948 में अंग्रेजों ने ही इजराइल और फिलिस्तीन के टुकड़े किए। 73 साल बीत गए, दोनों के बीच आज भी रिश्तों में खटास है। हालांकि 2014 के बाद पहली बार है जब इजराइल और फिलिस्तीन इस तरीके से आमने सामने हैं कि जंग के आसार बनते नजर आ रहे हैं। आसमान में रॉकेट दागे जा रहे हैं, जमीन पर टैंक आगे बढ़ रहे हैं, फौजियों की तादाद बढ़ाई जा रही है, लोग मारे जा रहे हैं और इन सब के बीच अब अमेरिका भी सामने आ गया है। उसने अपने फाइटर जेट को सऊदी अरब में खड़ा कर दिया है। ये वही सऊदी अरब है जिसकी इजराइल से कभी नहीं बनी, लेकिन अब वो अमेरिका की मदद कर रहा है, यानी सीधे तौर पे कहें तो इजराइल की ही मदद कर रहा है। सबसे खतरनाक मोड़ पर इजराइल फिलिस्तीन की जंग। गाजा पट्टी पर इजराइल ने शुरू किए ताबड़तोड़ हमले। गाजा बॉर्डर पर पहुंचने शुरू हुए इजरायली सैन्य टैंकर। वेस्ट बैंक पर भी इजराइल की सेना ने शुरू किए हमले। इजराइल फिलिस्तीन की जंग में अब अमेरिका भी कूदा। सऊदी अरब में अमेरिका ने तैनात किए F-18 फाइटर जेट। इजरायली सैनिकों और फिलिस्तीनियों के बीच जारी हिंसक संघर्ष अब गाजा के बाद वेस्ट बैंक के ज्यादातर इलाकों तक भी फैल गया है। वेस्ट बैंक के अलग अलग हिस्सों में हुई हिंसा में कम से कम 10 फिलिस्तीनी मारे गए, जबकि सैकड़ों घायल हुए। इजरायली सेना इन इलाकों में लगातार हमले कर रही है। और तो और वेस्ट बैंक के कुछ इलाकों में भीषण संघर्ष होने की खबरें लगातार आ रही है। ये दोनों देशों के बीच पिछले कुछ वक्त में सबसे हिंसक झड़प है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की शांति की अपील के बावजूद इजराइल किसी की सुनने को तैयार नहीं। मानवाधिकारों और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की धज्जियां उड़ाते हुए इजराइल लगातार गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक पर हमले कर रहा है। इस भीषण संघर्ष की वजह से 10,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों को गाजा में अपने घरों को छोड़कर भागना पड़ रहा है। المجتمع الدولي لازم يقفوا معنا في هيك موضوع، لازم يعملوا حل لهيك مواضيع. يعني احنا عندنا اطفال وعندنا صغار وعندنا نساء وعندنا شباب، يعني جزء كبير منهم تصاب كثير جدا جدا، اقزاز وشظايا خفيفه، والحمد لله ربنا سلمنا وسلم الجميع. इजराइल और फिलिस्तीन के दरमियान अब पूरी तरह से जंग के हालात बन चुके हैं। इजराइल की तरफ से हर पल जंग की तैयारियों की नई नई खबरों से दुनिया तनाव में है। मगर इन सब की शुरुआत की है इजराइल ने, जो बीते सोमवार को हुई झड़प को जंग की शक्ल देने का काम कर रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि इजराइल ने इस झड़प के बाद सैन्य टैंकरों को फिलिस्तीन के गाजा पट्टी पर भेजकर इस तनाव को और बढ़ा दिया है। जाहिर है इजराइल की इन तैयारियों से साफ है कि वो जंग चाहता है, और सिर्फ जंग नहीं, जमीनी जंग चाहता है। उसकी पूरी तैयारी है गाजा पट्टी में घुसपैठ करने की। ऐसे माहौल में आग में घी झोंकने का काम कर रहा है अमेरिका।
जिसने अपने समर्थक देश सऊदी अरब की जमीन पर F-18 फाइटर जेट तैनात कर दिए हैं। इस पूरे मामले में सऊदी अरब की भूमिका संदिग्ध नजर आ रही है। संदिग्ध इसलिए क्योंकि सऊदी अरब एक तरफ तो इजराइल और फिलिस्तीन के मसले पर इस्लामिक देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी OIC की बैठक बुला रहा है और दूसरी तरफ वो इजराइल के हिमायती अमेरिका को अपनी जमीन पर F-18 फाइटर जेट तैनात करने की इजाजत भी दे रहा है। Again, as the president conveyed in his statement, Israel has the right to self-defense. Our focus remains on continuing to use every lever at our disposal to de-escalate the situation on the ground. I think it's also important to remind people Hamas is a terrorist organization. Hamas does not represent the views, the families, the people who are suffering, all of the Palestinian people who are suffering as a result of this violence. But there's no justification for 1,500 rockets coming from Hamas into Israeli communities in Israel either. बहरहाल आइए सबसे पहले समझते हैं कि हकीकत में इजराइल और फिलिस्तीन की सरहद पर फिलहाल ऐसा क्या हो रहा है जिससे दुनिया सकते में है। दरअसल शुक्रवार सुबह इजराइल सेना ने बिना किसी पूर्व सूचना के फिलिस्तीन में गाजा के रिहायशी इलाकों पर हमले शुरू कर दिए। जमकर बमबारी की गई। जिन्हें मौका नहीं मिला वो इन बमों की जद में आ गए और जो खुशकिस्मत थे उन्होंने इस तबाही के मंजर में भागकर अपनी जान बचाई। इन हालात को देखते हुए ऐसा माना जा रहा है कि इजराइल गाजा पट्टी में घुसपैठ करने और उस पर कब्जा करने की कोशिश कर सकता है। देखिए अब ये जो कुछ बचे खुचे हिस्से फिलिस्तीन के पास रह गए हैं उस पर भी इजराइल कब्जा करने की तैयारी कर रहा है और गाजा पट्टी के इर्द गिर्द उसने टैंकरों और हजारों सैनिकों को तैनात कर दिया है। इस तनाव में अब तक की जानकारी के मुताबिक इजराइल ने रिहायशी इलाकों पर हमला कर 120 नागरिकों की जान ले ली, जिनमें 27 बच्चे, औरतें और बुजुर्ग शामिल हैं। 600 से ज्यादा लोग घायल हुए। जब इजरायली प्रधानमंत्री से पूछा गया कि आपने रिहायशी इलाकों पर हमले क्यों किए तो उनका कहना था कि रॉकेट मिसगाइडेड हो गए। सोचिए, रिहायशी इलाकों में जब रॉकेट दागे जाएंगे तो वो मिसगाइड हो या ना हो, उसकी जद में आम लोग तो आएंगे ही। आपको बता दें कि इजरायली सेना और फिलिस्तीन के बीच लगातार संघर्ष जारी है। इजराइल ने गाजा में अपनी कार्रवाई तेज कर दी है और तो और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू लगातार ये धमकी दे रहे हैं कि उनका ये अभियान अभी जल्द खत्म नहीं होगा और फिलिस्तीनी संगठन हमास को इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। אזרחי ישראל, מה שקורה בערי ישראל בימים האחרונים הוא בלתי נסבל. אנחנו ראינו פורעים ערבים, מציתים בתי כנסת, מציתים מכוניות, מסתערים על שוטרים, פוגעים באזרחים שלווים וחפים מפשע. זה דבר שאנחנו לא יכולים לקבל אותו, זה אנרכיה. שום דבר לא מצדיק את זה, ואני אגיד לכם יותר מזה. שום דבר לא מצדיק לינץ' של ערבים ביהודים, ושום דבר לא מצדיק לינץ' של יהודים בערבים. אנחנו לא נקבל את זה. זה לא אנחנו. לא האלימות הזאת, לא הפרעות הזאת. אנחנו נחזיר את השלטון ואת המשילות לערי ישראל בכל מקום. בכל הערים. I had a conversation with Bibi Netanyahu not too long ago. I'll be putting out a statement very shortly on that. My expectation and hope is that this will be closing down sooner than later. But Israel has a right to defend itself when you have thousands of rockets flying into your territory. नेतन्याहू के बयान आने के थोड़ी ही देर बाद गाजा के आसमान में धमाकों की तस्वीरें सामने आने लगी।
अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर यानी MSF ने चेतावनी दी है कि इजराइल की तरफ से भारी बमबारी गाजा को तबाही की ओर धकेल रही है। MSF ने बयान जारी कर कहा है कि इजराइल की तरफ से किया जा रहा बल प्रयोग बिल्कुल भी सही नहीं है और इससे गाजा पट्टी में तबाही के भयंकर मंजर का खतरा पैदा हो रहा है। अब आते हैं इजराइल और फिलिस्तीन की दुश्मनी पर। यह जंग पुरानी है, मगर इसे समझने से पहले यह जानना जरूरी है कि अभी ऐसा क्या हुआ कि दोनों देश आपस में भिड़ गए। तो दरअसल यरूशलेम की ओल्ड सिटी के पास एक शेख जर्राह नाम का शहर है। यहाँ ज्यादातर फिलिस्तीनी रहते हैं, लेकिन असल में ये जगह किसकी है, इसको लेकर पूरा विवाद खड़ा हुआ है। कई दशकों से इजराइल के सुप्रीम कोर्ट में इस पर एक केस भी चल रहा था, जिसमें कोर्ट ने हाल ही में कहा है कि जो भी फिलिस्तीनी यहाँ रहते हैं उन्हें यहाँ से हटाया जाएगा और इजरायलियों को बसाया जाएगा। इससे फिलिस्तीन और दूसरे मुस्लिम देशों में गुस्सा है। इस गुस्से को और भड़काने का काम किया इजरायली पुलिस ने, जिसने रमजान के महीने में अल-अक्सा मस्जिद में नमाज पढ़ने आए फिलिस्तीनियों को नमाज पढ़ने से रोकने की कोशिश की। लोगों ने विरोध किया तो इजरायली पुलिस ने उन पर बल प्रयोग किया और कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद ये विवाद तेज हो गया और अब हालात ऐसे बन गए कि इजरायली सेना गाजा पट्टी पर हमला कर उसे कब्जाने की कोशिश कर रही है। फिलिस्तीनियों पर लगातार इजराइल की जमीन हड़पने के इल्जाम लगते रहे हैं। इस नक्शे को देखिए, 1946 तक ये हरे रंग का हिस्सा फिलिस्तीन का था और पीले रंग का हिस्सा इजराइल का हुआ करता था। बाद में UN की निगरानी में दोनों देशों का एक और नक्शा खींचा गया, जिसमें आधे से ज्यादा हिस्सा इजराइल के हवाले कर दिया गया और आधा हिस्सा बचा फिलिस्तीनियों के खाते में। 1967 आते आते इजराइल ने फिलिस्तीन पर हमला करके उसे इतना छोटा कर दिया और हालात अब ये है कि जैसा इजराइल 1948 में था वैसा अब फिलिस्तीन बचा है। ये अकेले इजराइल के बूते की बात नहीं थी। इस काम में दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें उसके साथ खड़ी थी। संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों ने तब तक आंखें मूंद रखी थी जब तक इजराइल का कब्जा पूरे देश पर नहीं हो गया। और अभी भी संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों को ये तबाही नहीं दिखती है। जानते हैं क्यों? क्योंकि इन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की बात हो या फिर अमेरिकी सियासत में दबदबे, दुनिया के बड़े बड़े यहूदी बिजनेसमैन ने इन्हें पैसे और पावर के दम पर अपने साथ कर रखा है। यहूदियों के फिलिस्तीन में दाखिल होने से पहले 1940 के दशक में जर्मनी में जब हिटलर यहूदियों का नरसंहार कर रहा था, तब यहूदी जहाजों में भर भर कर जर्मनी से भागकर दूसरे देशों से पनाह देने की गुहार लगा रहे थे। अमेरिका, फ्रांस, क्यूबा और कनाडा जैसे देशों ने मदद देने से इनकार कर उनके जहाजों को वापस कर दिया था। ये तस्वीर उसी वक्त की है जिसमें लिखा है कि जर्मन ने हमारे परिवारों को तबाह कर दिए, आप हमारी उम्मीदों को मत कुचलिए। तब मुस्लिम बहुल मुल्क फिलिस्तीन में हिंदुस्तान की तरह अंग्रेजों का कब्जा था। उन्होंने इन जहाजों में भर भर कर आए यहूदियों को फिलिस्तीन में शरण दी। फिलिस्तीन की बंजर जमीनों पर उनको बसाया गया। तब फिलिस्तीनियों ने बढ़ चढ़ कर उनके साथ हमदर्दी भी दिखाई। मगर धीरे धीरे जब ब्रिटिश सरकार ने बड़ी तादाद में दुनिया भर के यहूदियों को यहाँ लाकर बसाना शुरू किया, तब विवाद खड़ा होना शुरू हो गया, क्योंकि यहूदी धीरे धीरे उस जमीन पर अपना अधिकार जताने लगे। और नौबत ये आ गई कि अमेरिकी व्यवस्था में दबदबा रखने वाले कुछ यहूदी बिजनेसमैन और रसूखदारों ने अंग्रेजों से आजादी के बाद फिलिस्तीन का 1947 में संयुक्त राष्ट्र के जरिए बंटवारा कर दिया और इजराइल को एक अलग देश ही बनाना। फिलिस्तीन को 55% हिस्सा यहूदियों को मिला, जिसे आज इजराइल कहा जाता है, और बाकी 45% जमीन फिलिस्तीनियों के हिस्से में आई। ये मानवीय आधार पर किसी देश में शरणार्थी बने लोगों के जरिए उसी देश पर कब्जा करने की अब तक की इकलौती मिसाल है। 1967 आते आते इजराइल ने वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी के कई इलाकों के अलावा पूर्वी यरूशलेम पर भी कब्जा कर लिया और अब वो यरूशलेम में मौजूद मुसलमानों की तीसरी सबसे पवित्र और पाक जगह अल-अक्सा मस्जिद पर भी कब्जा करना चाहता है और उसके इर्द गिर्द की जमीन को लेकर ये सारा विवाद है।
कैमरामैन विनोद शिकारपुरी, फारूक माब हैदर और लोकेंद्र सिंह के साथ शम्स ताहिर खान, आज तक। 1948 में इजराइल और फिलिस्तीन के 2 टुकड़े नहीं हुए थे, बल्कि कायदे से 3 टुकड़ा हुआ था। तीसरा था यरूशलेम, जिसे बाद में यूनाइटेड नेशन ने अंतर्राष्ट्रीय सरकार की निगरानी में रख दिया था, क्योंकि यरूशलेम धार्मिक लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है, न सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि यहूदियों के लिए और ईसाइयों के लिए भी। जिस यरूशलेम शहर में 35 एकड़ में फैली ये अल-अक्सा मस्जिद है, वो आज से नहीं बल्कि सदियों से यहूदी, ईसाई और मुसलमानों के विवाद का केंद्र है, क्योंकि तीनों ही धर्मों के लिए जगह खास अहमियत रखती है। मुसलमानों के लिए मस्जिद अल-अक्सा मक्का मदीना के बाद तीसरी सबसे पवित्र जगह है और इसे क़िबला-ए अव्वल कहकर भी पुकारा जाता है। काबा से पहले मुसलमान अल-अक्सा मस्जिद की तरफ ही मुंह करके नमाज पढ़ा करते थे। इस जगह को हजरत मोहम्मद के मेराज यानी स्वर्ग जाने से भी जोड़कर देखा जाता है। अब सवाल यह है कि इस पर यहूदी कब्जा क्यों करना चाहते हैं। दरअसल यहूदियों का मानना है कि मस्जिद अल-अक्सा ही वो जगह है जहां इजराइल बनाने वाले हजरत सुलेमान का जन्म हुआ था और यही उनका भी धार्मिक स्थल था। हालांकि यहूदी कानून और इजरायली कैबिनेट के फैसले के मुताबिक इससे लगी एक वेस्टर्न वॉल उनके उस मंदिर का आखिरी अवशेष है जो पैगंबर मूसा ने बनवाया था। अब आते हैं ईसाइयों पर, तो कहा जाता है कि मस्जिद अल-अक्सा की 35 एकड़ जमीन के एक हिस्से पर ही हजरत ईसा यानी कि मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था, इसीलिए यह जगह ईसाइयों के लिए भी उतनी ही अहम है। कुल मिलाकर 3 धर्मों के विवाद में 35 एकड़ की वो जगह है जहां फिलहाल मस्जिद अल-अक्सा बनी हुई है। इस विवाद को यूएन में सुलझाने की कोशिश की गई थी और समझौते के मुताबिक इस जगह का मैनेजमेंट पड़ोसी मुल्क जॉर्डन को दे दिया गया था ताकि कोई विवाद ना हो। मगर इन सब के बावजूद भी कई बार इजरायली फौजों और पुलिस ने हथकंडे अपनाकर मस्जिद अल-अक्सा पर कब्जा करने की कोशिश की। उसके सैनिक यहाँ लोगों को नमाज पढ़ने से रोकने की कोशिश करते रहे, जैसा कि पिछले सोमवार को करने की कोशिश की गई। इजराइल पर यह भी इल्जाम लगते रहे कि वो मस्जिद की बुनियाद को खोद रहा है ताकि मस्जिद को कमजोर करके उसे गिराकर हादसे के तौर पर दिखाया जा सके। इजरायली पुलिस अब भी मस्जिद कंपाउंड में ही डेरा डाले हुए और बात बेबात यहाँ आने वाले लोगों को उकसाया जा रहा है ताकि वो प्रतिक्रिया दें और फिर उन्हें गोली चलाने का मौका मिले। हालांकि इन विवादों के बीच साल 2016 में यूनेस्को ने तमाम अध्ययन और रिसर्च के बाद एक प्रस्ताव को पारित करते हुए कहा है कि यरूशलेम में मौजूद ऐतिहासिक अल-अक्सा मस्जिद पर यहूदियों का न तो कोई ऐतिहासिक संबंध है और न ही कोई दावा। हालांकि यहूदी उसे आज भी टेम्पल माउंट कहते हैं और वो न तो संयुक्त राष्ट्र के इस प्रस्ताव को मान रहे हैं और न ही मस्जिद अल-अक्सा को आजाद करने को तैयार है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय कानून के हिसाब से ये जगह उनके कब्जे में होनी ही नहीं चाहिए। कैमरामैन विनोद शिकारपुरी, फारूक माब हैदर और लोकेंद्र सिंह के साथ शम्स ताहिर खान, आज तक।